तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी कौन बनी है। तो आंसर होगा मनीषा रुपेता। तो पाकिस्तान में मनीषा रुपेता ये पहली हिंदू महिला हैं जो कि डीएसपी बनी है। आपको याद है पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी थी। तो आंसर होगा सुमन कुमारी। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज ये कौन बनी थी, ज्योति मुंडाल, पश्चिम बंगाल में। और ट्रांसजेंडर से याद आएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है। और वैसे कौन सा राज्य ट्रांसजेंडरों को जॉब में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक का नाम भी आपको याद होगा, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी ये। अच्छा, वैसे अभी बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी थी, तशनुवा अनन शिशिर। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी सारा गिल। वैसे अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, शहबाज शरीफ। ग्वादर पोर्ट ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा, इस्लामाबाद इसकी करेंसी है। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा संजय अरोड़ा को। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल ये अभी तक थे संजय अरोड़ा, जिन्हें अभी दिल्ली का अगला पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। किनका स्थान लिया इन्होंने, राकेश अस्थाना का, क्योंकि अभी उनका 31 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो गया। तो वन लाइनर में याद रखेंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बन गए, संजय अरोड़ा बन गए। बाकी आप जानते हो अभी वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे, इंदरमीत गिल बने थे। टाटा प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, विनायक पाई बने हैं। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, राजर्षि गुप्ता बने। अब दिल्ली से 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने और दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने, ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताओ अभी हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा सत्येंद्र प्रकाश को। तो अभी सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया, जयदीप भटनागर का स्थान लिया, जो कि अभी 31 जुलाई को रिटायर्ड हो गए थे। आपको याद होगा इसी तरह से रंजना प्रकाश देसाई का नाम, वो भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन बने, आशीष कुमार चौहान। जबकि अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने थे एसएस मुंदड़ा। आप जानते हो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने, तो आंसर होगा पारितोष त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी से आपको याद आएगा विनय कुमार त्रिपाठी का नाम, यह अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने थे। और विनय से विनय कुमार सक्सेना का नाम भी याद आएगा, जो कि अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, जो अभी तक केवीआईसी के चेयरमैन थे। तो अब आप कहोगे कि केवीआईसी के अब चेयरमैन कौन बन गए, तो आंसर होगा मनोज कुमार बन गए। तो इस तरह से चीजों को आप एक दूसरे से लिंक करते हुए याद करो, आपको बेनिफिट होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसे दिया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर एसएल थाउसेन को, यानी कि सुजॉय लाल थाउसेन को। अभी हमने पीछे बढ़ा था, आईटीबीपी के जो अभी तक डायरेक्टर जनरल थे संजय अरोड़ा, वो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। तो सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये डॉक्टर एसएल थाउसेन, इनको अब आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दे दिया गया। मतलब जब तक यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं आ जाता व्यक्ति, तब तक ये उसका कार्यभार संभालेंगे। आईटीबीपी ये चाइना भारत की सीमाओं पर हमारी रक्षा करती है। आपको याद है एनसीसी के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे, गुरबीर पाल सिंह नाम है। असम राइफल्स के प्रदीप चंद्रन नायर हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में। और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम है अतुल करवाल, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने। तो आंसर होगा हिमांशु पाठक। तो अभी वरिष्ठ वैज्ञानिक हिमांशु पाठक को कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। बाकी टाटा प्रोजेक्ट के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे विनायक पाई। रेल टेल के सीएमडी कौन बने, संजय कुमार। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने राजेंद्र प्रसाद। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ हाल ही में राष्ट्रपति का मानद सर्जन किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा दलजीत सिंह को। तो भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मानद सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया। द्रौपदी मुर्मू आप जानते ही हो, ये हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की है ये। और इनके ही मानद सर्जन बने हैं दलजीत सिंह नाम है। अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने, संदीप कुमार गुप्ता।
इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने? मोहम्मद जलूद। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने? तपन कुमार डेका बने। ये नाम भी न्यूज में है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने लॉन बॉल में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। किस तरह से इतिहास रचा बताएंगे अभी। पहले यहां देख लो किसको हराया। हमने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया। ये हमारी जो लॉन बॉल टीम है। अब इतिहास क्यों रच दिया? वो इसलिए क्योंकि भारत ने लॉन बाउल्स में पहली बार कोई मेडल जीता और वो भी गोल्ड। हमारी लॉन बॉल टीम में ये जो गोल्ड जीता इसमें 4 महिला खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी टर्की। अच्छा, प्रश्न तो यहाँ पे एग्जामिनर ये भी बना सकता है कि जो लॉन बॉल स्पोर्ट्स है, यह भी न्यूज में आ गया, तो इसमें जो बॉल इस्तेमाल की जाती है उसका वजन कितना होता है? तो करीब 1.5 किलो की वो बॉल होती है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अच्छा, ये आप जरूर देख लो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहली बार कब हुए थे? ये 1930 में हुए थे। उसके बाद हर 4 साल में हो रहे हैं, केवल 2 बार को छोड़ करके। 1942 और 1946 में ये नहीं हुए थे। उसके अलावा तब से ये हर 4 साल में होते हैं, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलो बताओ। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल को। तो सतर्कता आयुक्त थे ये सुरेश एन पटेल, जिनको अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। किनका स्थान लिया इन्होंने? संजय कोठारी का। आप जानते हो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये किस समिति की सिफारिश पे बना था? तो आंसर होगा केस संथानम समिति। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1964 में। और अभी नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। वैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ। अभी अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अगस्त तानो कुआमे। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने अगस्त तानो कुआमे को भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? जुनैद कमाल अहमद का। ये आइवरी कोस्ट देश के हैं, अगस्त तानो कुआमे। अच्छा, अगर आपको याद है तो बताओ, अभी किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया था? बाकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन बने? गिलबर्ट होंगबो बने। और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी भी हैं। बाकी अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। अभी इन्होंने एबेल पुरस्कार जीता था 2022 का। और फ्रांसिस कैरे प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने थे ये। और अभी प्रश्न पूछा था मैंने आपसे कि अभी किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल को। ये नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम ऑफिस में निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्वेता सिंह को। तो अभी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आप जानते हो डीजे पांडियन का नाम। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डीजे पांडियन को गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक बनाया था। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। और अभी साउथ सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर कौन बने थे? मोहन सुब्रमण्यम बने थे। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं किसे ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत रथ। तो अभी रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। किनका स्थान लिया उन्होंने? सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया। इसी तरह से आप जानते होंगे ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी थी, अलका मित्तल उनका नाम है। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजर्षि गुप्ता। जबकि एचपीसीएल के सीएमडी बने थे पुष्प कुमार जोशी और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने थे संदीप कुमार गुप्ता। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपेक के अगले सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया था? कुवैत के हैतम अल घेस को। और वैसे अभी के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? मोहम्मद बरकिंडो। ये नाइजीरिया से थे, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी 27 अगस्त 2022 को भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश
कौन बने? तो आंसर होगा उदय यू ललित। तो न्यायाधीश उदय यू ललित, इनको भारत का 49 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किनकी जगह ली? एनवी रमन्ना की। लेकिन याद रखना, उदय यू ललित, इनका कार्यकाल केवल 3 महीने के लिए होगा। वे न्यायाधीश एस.एम. सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये जो एस.एम. सीकरी थे, 1971 और 1973 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। और अभी हमारी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और वो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। और अभी हमारे 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, चलो आप बताओ वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हमारे? बाकी देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। और पार्ट 5 में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52। और सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हो गए, जो भी चीफ जस्टिस हो गए, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 125 बताता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में, और 126 उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। इनके रिटायरमेंट एज, अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करोगे तो 62 ईयर एज है, या फिर कार्यकाल 6 साल का। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट एज 65 ईयर, या फिर कार्यकाल के 6 वर्ष, जो भी पहले हो। और वर्तमान में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो आंसर होगा 34 है। चलो बताओ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन बने? सुरेश एन पटेल, मुख्य सतर्कता आयुक्त। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल। और केवीआईसी के चेयरमैन कौन बने? मनोज कुमार बने। ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 को कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताओ। राजीव गौबा। तो भारत में आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? कैबिनेट सेक्रेटरी की। उसी तरह से राज्य में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव होते हैं। वर्तमान में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये राजीव गौबा, जिनका कार्यकाल अभी 30 अगस्त 2022 को खत्म होने वाला था, पर इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इनका नाम याद रखना। आप जानते हो पीएमओ की नई निदेशक अभी बनी थी श्वेता सिंह। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे विनय कुमार सक्सेना। केवीआईसी के नए प्रमुख कौन बने? मनोज कुमार। भारत के नए विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन। अभी प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने थे? अजय कुमार सूद बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट नाम है, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, कि अगस्त 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़। तो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। और ये कौन से नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बने? तो 14th नंबर के। अभी तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एम वेंकैया नायडू जी थे। जगदीप धनखड़ आप जानते हो, ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। अब आपके लिए यहीं पे होमवर्क प्रश्न बन जाता है कि इनके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था। और जगदीप धनखड़ जी से एक पॉइंट जरूर याद रखना, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और 2019 जुलाई 2019 में वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने थे। देखो, उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यालय का प्रावधान है। और संविधान के अनुच्छेद 65 यानी कि 65 के मुताबिक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। कब? जब प्रेसिडेंट की या तो मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दे, उसे हटा दिया जाए, या पद की अवधि खत्म हो जाए। तो इन सब कंडीशन में वो काम कर सकते हैं। अब एक बेसिक प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक रहे थे। और आप जानते ही हो, अभी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है हमारी? द्रौपदी मुर्मू। वो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। और वाइस प्रेसिडेंट 14वें नंबर के। अब आप एक और होमवर्क प्रश्न का उत्तर दो कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के बाद किसे बनाया गया और वो कौन से नंबर के हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमा लाल रिनुंगा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो भारत की 19 साल की वेटलिफ्टर हैं जेरेमा लाल रिनुंगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है।
इन्होंने 300 किलोग्राम का भार उठा करके ये गोल्ड जीता और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा दूसरा गोल्ड है। पहला गोल्ड जीत करके आई थी मीराबाई चानू। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी गोल्ड हमारे पास है, वो आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अच्छा, मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता, ये कैटेगरी आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक जो गेम्स हुए थे वहां से एक प्रश्न अभी एग्जाम में आया था और उसमें कैटेगरी ही पूछा गया था कि किस किलोग्राम कैटेगरी में। तो मीराबाई चानू ने तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में और जेरेमा लाल रिनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। दोनों वेटलिफ्टर हैं, रखना। 2022 वाले ये कहां पे, बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है, पैरी द बुल। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो यहां से भी एक प्रश्न बनेगा कि इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया गया था, हरमनप्रीत कौर को। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो 2 जने हैं, एक तो हमारी शटलर पीवी सिंधु है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह वो हैं। और अगले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले वो कहाँ पे होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। अब बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचिता शेवली ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। और ये भारत का तीसरा गोल्ड है जो किसने जीता, अंचिता शेवली ने। अब आपसे पूछा जाएगा इनका संबंध किस खेल से है, ये भी वेट लिफ्टर हैं। तो 73 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। कितना किलोग्राम भार उठाया इन्होंने, 313 किलोग्राम का भार उठा करके गोल्ड जीता इन्होंने। इससे पहले 2 हमने कौन कौन से पढ़े, पहला जीता था मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में, दूसरा जीता था जेरेमा लाल रेनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में, और अब ये तीसरा गोल्ड जीता है अंचिता शेवली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, अगर साथ में अपन ये भी बात करें कि ये किस किस स्टेट से हैं, तो आप जानते ही हो मीराबाई चानू तो मणिपुर से हैं, जेरेमा लाल रेनुंगा ये मिजोरम से हैं और अंचिता शेवली ये पश्चिम बंगाल से हैं। ये भी आप ध्यान रख लो। इनके अलावा संकेत सागर नाम भी याद रखो, ये भी वेटलिफ्टर है। इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता। और बिंदिया रानी देवी, इन्होंने भी 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता। ये भी वेटलिफ्टर हैं। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पीछे हमने पढ़ा, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने महिला यूरो चैंपियनशिप को जीत लिया, तो आंसर होगा इंग्लैंड ने। तो अभी इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा करके महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीत लिया है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले ये कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये कतर दोहा में, और अगले जो होंगे 2026 में वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फुटबॉल से एक ट्रॉफी आप याद रखो, संतोष ट्रॉफी। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता, केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और फीफा की बात है तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेनिटो। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो रेड बुल के ड्राइवर है ये मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। तो याद रखना, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और अभी हमने पढ़ा भी था कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल। ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं। और आपसे पूछे कि इस साल लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। और महिलाओं में किसे चुना गया था, यानी कि वुमेन्स ऑफ द ईयर, तो जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलेन थॉम्पसन को। याद रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है, तो आंसर होगा अनाहत सिंह। तो 14 साल के स्क्वैश प्लेयर हैं ये, क्लास 9वीं में पढ़ती हैं और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। ये दिल्ली की रहने वाली है। एक्चुअली में 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। आप जानते हो जानवी डांगेती को, ये 19 साल की है और अभी सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी। और अभी देश के सबसे युवा स्पीकर कौन बने, राहुल नॉर्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा में। लक्षिका डागर का नाम याद होगा आपको, मध्य प्रदेश से सबसे युवा यानी कि मात्र 21 साल की उम्र में सरपंच बनी थी ये लक्षिका डागर। ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे न्यूज में रहते, ध्यान होने चाहिए आपको। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा मेडल जीता, तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराया, सिंगापुर को।
और यहाँ पे आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के टेबल टेनिस टीम इवेंट में भारत का ये लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल जीता। सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड जीता है। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो आपको पता तो चल ही गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। आप बताओ कौन सी टीम विजेता रही? भारत को क्या मिला? गोल्ड मिला, सिल्वर मिला कि ब्रॉन्ज मिला? बाकी कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाले आप जानते हो बर्मिंघम यूके में। मैस्कॉट है शुभंकर है पैरी द बुल। और इसमें ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में हमारी ध्वजवाहक 2 जने थे। कौन कौन? हमारी शटलर पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। अगले वाले कहाँ पे होंगे? 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। इतना याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय रेसलर हैं ये साक्षी मलिक, जिन्होंने महिलाओं के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 2014 वाले में सिल्वर जीता था और 2018 वाले में ब्रोंज मेडल जीता था और अभी इन्होंने गोल्ड भी जीत लिया। तो इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ये इनका पहला गोल्ड है और तीसरा मेडल है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई? तो आंसर होगा तानिया सचदेव ने। आपको पता है ये फिडे चेस ओलंपियाड पहली बार भारत में हुए। भारत में भी कहाँ पे? भारत में चेन्नई में हुए। ये इसका 44वां संस्करण है और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? थम्बी है। और अभी तानिया सचदेव ने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है। आपको बता दूं, उन्होंने 2006 और 2007 में भारत की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियनशिप को भी जीता था। आप जानते हो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसे अब आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हो, जिसकी पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। चेस डे आप जानते ही हो 20 जुलाई को मनाते हैं। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और बताओ भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और एक और स्टैटिक प्रश्न याद रखो, जो आपका चेस बोर्ड होता है, अगर उसमें पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं तो 204 होते हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो हरियाणा के हैं दीपक पूनिया। इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के 86 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा करके गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपक पूनिया का ये पहला मेडल है और वो भी गोल्ड है, तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो ये जो आयोजन है ये भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इसके द्वारा किया गया। तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। ये एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसी बनी थी, जिसने अभी डायरेक्टर जनरल बनाया अपना डीजे पांडियन को। और अभी प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में ही इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया था। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और भारत की पहली स्टील सड़क ये कहाँ पे बनाई गई? सूरत में। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? गांधीनगर में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी कहाँ पे रखी गई? गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा
तो कोविड-19 के कारण 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाजा से देश भर में केरल 8वें स्थान पे था, पर 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और वैसे आपको बता दें कि 2016 से लेकर 2019 तक केरल विधानसभा बैठकों के मामले में टॉप पे था। और ये डेटा जारी किया है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केरल इसमें पहले स्थान पे रहा 61 दिनों के साथ, और उड़ीसा 43 दिनों के साथ इसमें दूसरे स्थान पे रहा। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो जब भी ऑनलाइन कैब टैक्सी की बात होती है तो आपके माइंड में दो नाम आएंगे, उबर या फिर ओला। मतलब इस फील्ड में इन दोनों का ही दबदबा, इन दोनों का ही राज है, और कई बार इस कारण से ये मनमानियां भी करती हैं। तो अब केरल सरकार ने इन कंपनियों की मनमानियों को खत्म करने के लिए अपनी खुद की सरकारी अफोर्डेबल ई कैब सेवा को शुरू करने की घोषणा की। और याद रखना, देश में किसी भी राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली ये पहली ऑनलाइन कैब सर्विस होगी। इस सर्विस का नाम केरल सवारी होगा। इस सरकारी ऑनलाइन कैब सर्विस से राज्य में चल रहे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को जोड़ा जाएगा। इसका मकसद क्या है? पब्लिक को अफोर्डेबल रेट्स पर सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा सेवा मुहैया करवाना। ये जो सेवा है ये लोगों को ओला और उबर से तो काफी सस्ती पड़ने वाली है। अच्छा, इसी तरह से केरल से आपको एक और पॉइंट याद आता होगा। जिस तरह से आप लोग मूवीज या सीरियल वगैरह देखते होंगे डिज्नी हॉटस्टार या अमेजन प्राइम पे, तो उन्हीं की तरह अब सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। आपको याद है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन भी केरल में किया गया था। और केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी है। उसके अलावा कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही है। तो ये सब याद रखना आप केरल से। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा? तो आंसर होगा भारत। तो अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने डॉर्नियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। तो कौन सा सागर? ये याद रखना, अरब सागर। कौन सा विमान था? डोर्नियर विमान था। और किसने लीड किया वो याद रखना, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने। आप जानते हो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? अभिलाषा बराक। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? शिवांगी सिंह। अच्छा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी। चलो बताओ, अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेली उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? आरोही पंडित। क्या आप जानते हो नॉर्थ पोल को क्रॉस करने वाला इकलौता वुमेन का जो क्रू था, जिसको लीड किसने किया था? आंसर होगा जोया अग्रवाल ने। अच्छा, अरब सागर का मोती पर्ल ऑफ अरेबियन सी किसे कहते हैं? याद रखना, कोच्चि को कहते हैं। तो देखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ बताने की मैंने कोशिश की इस प्रश्न में, तो ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन धनुरी लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया ने 5 अगस्त 2022 को अपना पहला मून मिशन लॉन्च कर दिया है। और साउथ कोरिया के इस पहले मून मिशन का नाम क्या है? धनुरी। इसे एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसके फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। तो साउथ कोरिया का ये मिशन चांद की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम और पानी वगैरह की जांच करेगा, साथ ही सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगह की खोज करेगा। वो ऐसी जगहों का पता लगाएगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती। धनुरी का मतलब ही होता है मून और एंजॉय। अब यहां पे अगर मैं द हटा दूं तो क्या बचेगा? नूरी। तो ये नूरी रॉकेट को लॉन्च किसने किया था? अभी साउथ कोरिया ने ही लॉन्च किया था। और नूर क्या है? नूर एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया था ईरान ने। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के भी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? चलो ये बताओ, ये आपके लिए प्रश्न हो जाएगा। नए प्रेसिडेंट कौन है? और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
अब बताओ हाल ही में कौन सा देश दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बना रहा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ये दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बना रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम प्रोजेक्ट। इस शहर की लंबाई कितनी होगी? वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा हुआ, लंबवत। तो ये लंबाई में होगा शहर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी शहर की? 170 किलोमीटर और चौड़ाई मात्र होगी 200 मीटर। इस शहर में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आपको 20 मिनट लगेंगे। और इस शहर की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। मतलब इसमें घर के ऊपर घर बनेगा, फ्लैट नुमा जैसे होते हैं वैसे ही। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रदूषण मुक्त शहर होगा। तो याद रखना, कहाँ पे बन रहा है ये? सऊदी अरब में। और आपको एक मरुस्थल याद रखना है, रब अल खाली मरुस्थल, ये आपको सऊदी अरब में ही मिलेगा। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार अभी बनी थी दुबई की। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हो रहे हैं? 2022 में कतर दोहा में। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच में अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ओमान। तो अभी 1 अगस्त को शुरू हुआ था जो कि 13 अगस्त तक चला। किस किस के बीच? भारत और ओमान के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है अल नजाह 4 मतलब ये इसका चौथा संस्करण है। बात आएगी कहाँ पे हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका जो पिछला संस्करण था वो मार्च 2019 में हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में। वैसे ओमान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज और करते हैं? तो ईस्टर्न ब्रिज हमने इसी साल किया था, ये एक एयर एक्सरसाइज है। एक अल नगाह नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, ये अल नजाह है और एक अल नगाह भी होता है। और एक नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं जो एक नेवल एक्सरसाइज है। आप जानते हो ओमान की कैपिटल मस्कट है, करेंसी है ओमानी रियाल। और एक पॉइंट मैं आपसे पूछूं कि 2024 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे करेगा? ओमान की कैपिटल मस्कट में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा वियतनाम। तो 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2022 तक भारत और वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज शुरू हुआ जिसका नाम है विनबैक्स 2022। ये इसका तीसरा संस्करण है जो कहां पे हुआ? हरियाणा के चंडी मंदिर में हुआ। इसका पहला संस्करण कहां पे हुआ था? 2019 में हुआ था वियतनाम में। अच्छा, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी है वियतनामीज डोंग। आपको याद है अभी दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज ये वियतनाम में ही बना है जिसका नाम है व्हाइट ड्रैगन, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। अभी 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 के ये कहां पे होने? वियतनाम में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? साउला। और अगले वाले 2023 में कहां पे होंगे? कंबोडिया के कैपिटल फ्नॉम पेन में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में भारत किस देश में होने वाले ब्लैक पिच अभ्यास में शामिल होगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है, ब्लैक पिच एक्सरसाइज ये केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं होती, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि और भी कई देश इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार बात करोगे तो टोटल 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ये एक एयर एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल में होती है, पर लास्ट कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी, तो आप कहोगे कि ये 4 साल बाद हो रही है। लास्ट इसका एडिशन हुआ था 2018 में। इस बार की बात करो कब से कब तक? 19 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक। कहां पे भाई आयोजन कौन कर रहा है इसका? ऑस्ट्रेलिया। तो होगी कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में ही। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं और मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। आपको याद होगा अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 में वो कहां पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और इस बार वाले कहां पे हुए? बर्मिंगम यूके में। और 2032 वाले जो समर ओलंपिक हैं ये होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। हिंदी में बोलेंगे तो मूंगा चट्टाने। अच्छा बताओ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या नाम है? माउंट कोस्कियुस्को। और आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 मरुस्थल मिलेंगे, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ 5 डेजर्ट भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में भारत के किस जहाज ने फ्रांस के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया? तो आंसर होगा INS तरकश।
तो अभी भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ अभी 29 और 30 जुलाई को। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकश ने हिस्सा लिया। अच्छा, अटलांटिक महासागर से एक प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एस आकृति का, एस शेप की आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। वैसे बताओ, भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? डेली करंट अफेयर्स वाले में तो मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और आईएनएस तलवार की अगर बात करें तो आपको याद होगा ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने चलाया था। क्यों? तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज जल संधि से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए, और इसके लिए आईएनएस तलवार को तैनात किया गया था। तब आपने आईएनएस तलवार के बारे में पढ़ा था। अच्छा, ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन गंगा था। और अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये दोनों ध्यान रखना, इसमें से एक अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक सैन्य अभ्यास होगा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में होगा ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। कब से कब तक? 14 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। ये इसका 18वां संस्करण होगा। इसका जो पिछला संस्करण है वो अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। अच्छा, वैसे अमेरिका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, कोप इंडिया करते हैं, एक मालाबार भी करते हैं, लेकिन मालाबार तो क्वाड देशों के बीच में होती है, और भी देश होते हैं। मतलब कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस बार के जो फीफा वर्ल्ड कप है वो तो आप जानते हो कतर दोहा में होने हैं, और उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बाइजूस है, उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर लाइव है। अगला वाला जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अभी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। और आप जानते हो अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था अमेरिका में ही, उसमें टॉप पे भी अमेरिका रहा था। अमेरिका ने टोटल 33 मेडल जीते थे। और भारत की बात करें, 1 मेडल जीता था भारत ने, वो भी नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे, सिल्वर मेडल। और इस तरह से भारत पदक तालिका में 33 नंबर पे था। अच्छा, दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी तक तो जापान का फुगाकू था, लेकिन अब अमेरिका का फ्रंटियर है, फ्रंटियर। अभी एक नया ग्रुप बना I2U2। कौन कौन से देश हैं? इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, कोप अमेरिका 2021 ये फुटबॉल कंपटीशन है, इसको जीता था अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू अमेरिका, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई? तो आंसर होगा सावित्री जिंदल। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सावित्री जिंदल ये $18 बिलियन की संपत्ति के साथ चाइना की यॉन हेयान को पछाड़ करके एशिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। सावित्री जिंदल की बात करें तो ये अपने दिवंगत पति ओम जिंदल के द्वारा स्थापित ओपी जिंदल ग्रुप की ये अध्यक्ष है, और ये कंपनी जो है ये भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है। इसके अलावा ये सीमेंट में, ऊर्जा में, बुनियादी ढांचे में भी काम करती है। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा पहला। तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन 2022 का डेटा रिलीज हुआ है, उसमें भारत टॉप पर है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। और भारत में अगर बात करें तो मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में होता है। और वर्ल्ड में भारत में, मतलब पूरी दुनिया में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 23% अकेले भारत में होता है। ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार अगर बात करते हैं तो 1950-51 में जो दूध का उत्पादन था वो 17 मिलियन टन था, और अभी 2020-21 में ये बढ़ करके कितना हो गया? 209.96 मिलियन टन हो गया। आपको याद हो तो भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन फ्लड 1960 में। चलो आप बताओ, श्वेत क्रांति का जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को।
और उनका जन्मदिन कब होता है? 26 नवंबर को। उस दिन कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल मिल्क डे। वैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे पूछेंगे तो 1 जून आंसर करना। चलो बताओ, अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में दूधवाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 9। तो अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर है LIC, और इस लिस्ट में LIC 98 नंबर पर है, और रिलायंस 104 नंबर पर है। बात करें इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी। इस लिस्ट में रेवेन्यू यानी कि राजस्व के हिसाब से रैंकिंग दी गई है, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो फेफड़ों के कैंसर से संबंधित चुनौतियों और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। और कैंसर डे अगर आपसे पूछे तो वो तो 4 फरवरी को मनाते हैं। चलो आप तो ये बताओ, किस राज्य सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को ही। तो हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 1 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया, जिसके अनुसार ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध घोषित किया गया। और वुमेन से आपको 2 डे और याद होंगे, इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, और एक नेशनल वुमेन डे होता है जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलो आप मुझे बताओ, किस राज्य ने राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछे नारी को नमन योजना, ये किसने शुरू की? ये हिमाचल प्रदेश में। क्या होता है इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य की महिलाओं को वहां की जो सरकारी बसें हैं उसमें किराए में 50% छूट मिलेगी। और अगर आपसे पूछे किस राज्य में खुलेगा पहला महिला बैंक? तो आंसर होगा राजस्थान में। किस नाम से? राजस्थान महिला निधि। ये केवल महिलाओं के द्वारा संचालित होगा और महिलाओं को आसानी से इसमें लोन मिलेगा। वैसे 1 अगस्त को हम वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं, ये भी आप यहीं पे ध्यान रख लो। हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा बताओ, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। आपको याद है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। तो इसी की याद में हर साल 6 अगस्त को पूरी दुनिया में हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद है दुनिया को ये याद दिलाना कि सभी युद्ध भयानक होते हैं और परमाणु युद्ध तो कहीं ज्यादा घातक होते हैं। और आज जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 77वीं वर्षगांठ है। ये परमाणु बम से हमला करने वाला पहला शहर था, यानी कि पहली बार किसी युद्ध में जो परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था वो यहीं पर था। अच्छा, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया एक बार कि ये जो बम था इसका नाम क्या था या इसको क्या निकनेम दिया गया? तो आंसर होगा द लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो नागासाकी शहर पे बम गिराया था उसका नाम क्या था? ये आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। हम आगे प्रश्न करेंगे, वहां तो पढ़ेंगे इसी, लेकिन अभी आपको याद है तो बताओ। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के अनुसार रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, फिर अमेरिका और फिर चाइना के पास। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा संयुक्ता दास ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, इन्होंने इस लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लॉन्च किया है, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का कलेक्शन है। तो कवयित्री हैं ये संयुक्ता दास। इन्होंने इन कविताओं के जरिए समाज की इस सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान मानवता की आशाओं, आकांक्षाओं, दुखों और कष्टों को दर्शाने का प्रयास किया है। फैजल फारूकी का नाम याद है आपको? अभी दिलीप कुमार जो एक्टर थे उनके ऊपर बुक लिखी इन्होंने, बुक का नाम है इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड बुक दिलीप कुमार। जे सिंह याद होगा, द मैकमोहन लाइन नाम से बुक लिखी इन्होंने, जिसको लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने।
और डॉक्टर सोनू फोगाट की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, अष्टांग योग, जिसको लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संजय बारू ने। तो अभी लेखक संजय बारू ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो बुक है ये स्वतंत्र भारत के पिछले 75 सालों को दिखाती है, वही आजादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हो अभी रशीद किदवई ने कौन सी बुक लिखी थी, लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन। और गीतांजलि श्री का नाम आप तो जरूर जानते होंगे, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक लिखी जिसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था। इस बुक का ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने, ये भी नाम याद रखना। और अश्विनी श्रीवास्तव डिकोडिंग इंडियन बाबू डूम नाम की बुक लिखी। अच्छा, वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। वो अश्विनी वैष्णव है या अश्विनी श्रीवास्तव है? बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड में 1 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए यह ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। अब इसमें होगा क्या? आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर या बस स्टॉप वगैरह में महिलाएं और बच्चे भीख मांगते हैं। तो इस अभियान में उन महिलाओं को और ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकाला जाएगा। उन बच्चों को तो शिक्षा से जोड़ा जाएगा और उन महिलाओं को या उन बच्चों के माता पिता को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान की थीम क्या है? भिक्षा नहीं, शिक्षा दे। आप जानते हो अभी स्कूल चलो अभियान ये किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ने। कहां से? श्रावस्ती जिले से। चलो बताओ, किस राज्य सरकार ने अभी गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। अभी ऑपरेशन परिवर्तन किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने महिला व बाल विकास विभाग की एक परियोजना है उसका उद्घाटन किया है। ये परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर पर सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। इस योजना में 6 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा और सप्ताह में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे। चलो कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, उत्तर देना। करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे ये सारे। जैसे कि जम्मू कश्मीर का अभी पहला दूध गांव कौन सा बना? जैरी गांव। अभी वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? पहले स्थान पर, टॉप करा भारत। और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। चलो बताओ, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? यह है करनाल, हरियाणा में। और आप जानते हो श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। उनका जन्मदिन होता है 26 नवंबर को। उस दिन हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। वैसे संविधान दिवस भी उसी दिन होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है। अच्छा बताओ कि अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में दूधवाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। और आपको याद होगा भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी किसने? राजस्थान ने, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा सप्ताह में 2 बार। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा गन हिल। तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में 5140 को गन हिल नाम दिया गया। अब ये 5140 क्या है? तो ये तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में दुश्मन के कब्जे वाली सबसे ऊंची चोटी थी। अच्छा, कारगिल दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जुलाई को मनाते हैं। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि भारतीय सेना ने किस एक्ट्रेस के नाम पे गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा था? तो आंसर होगा विद्या बालन। वैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अभी उन्होंने पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा था। और हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे। इनका तो निधन हो गया, लेकिन उनके नाम पे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। अच्छा, आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं,
नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। पहले पश्चिम बंगाल में 23 जिले थे जो अब बढ़कर के 30 हो गए हैं। और इन 7 जिलों के नाम क्या है? वैसे आप सबको नहीं याद रखने, अगर कोई स्टूडेंट पश्चिम बंगाल से है, वो वहां का स्टेट का पेपर देता है तो उनको ध्यान रखने केवल। तो ये नाम है बहरामपुर, कांडी, सुंदरवन, बशीरहाट, इच्छामती, राणाघाट और विष्णुपुर। आप तो जानते ही होंगे, कर्नाटक का भी 31वां नया जिला बना था। क्या नाम है उसका? विजयनगर है। पंजाब का भी 23वां नया जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला। और तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुतुरई। और इसी तरह से अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने हैं। पहले से 13 थे, 13 नए बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोसा का निधन हो गया? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे ये फिदेल रामोस, इनका नाम था। इनका निधन हो गया। इससे पहले उन्होंने फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया। उन्होंने कोरिया और वियतनाम युद्ध में भी हिस्सा लिया था। अच्छा, फिलीपींस की बात करते हैं। इसकी कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी फिलीपीन पीसो है। आपको याद है भी फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? फर्डिनेंडो मार्कोस जूनियर। आपको अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? फिलीपींस में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कटक, उड़ीसा में। और फिलीपींस ही पहला देश बना था गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला। अच्छा, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को कौन खरीद रहा है? तो भी आंसर होगा फिलीपींस। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस देश से 2 MH-60R बहुभूमिका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए? तो आंसर होगा अमेरिका। तो MH-60R, इसी को रोमियो हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। और अब तो आप सभी आंसर कर दोगे, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। वैसे अमेरिका से हमने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी लिए हैं, ये भी याद रखना। एक्चुअली में आपको याद हो तो ये बात 2019-20 की है। भारत और अमेरिका के बीच में एक फाइनल डील हुई थी, जिसमें भारत ने कहा था कि वो अमेरिका से MH-60R यानी कि रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदेगा। और कितने? 24 खरीदेगा। तो अभी 2 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। कहां पे आए, कहां पहुंचे? ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये डील 15,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। और ये भी याद रखना, इस हेलीकॉप्टर को सी हॉक हेलीकॉप्टर भी कहा जा रहा है। अच्छा, इसे किसने बनाया? अमेरिका के लॉकहेड मार्टिन कंपनी ने इसको बनाया। आपको याद होगा रशिया से हमने S-400 मिसाइल और कामोव हेलीकॉप्टर लिया है। फ्रांस से राफेल लिया है, आप सभी जानते हो। किस कंपनी ने बनाया? डसोल्ट कंपनी ने। और इसे हमने कहां पे प्राप्त किया था? अंबाला एयरबेस पे ये उतरा था। और फिर हमने इसे गोल्डन स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया था। अगर आपसे पूछा जाए राफेल को उड़ाने वाली पहली फीमेल का नाम क्या है, तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। आपको याद होगा अभी भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या नाम है उसका? INS विक्रांत, अभी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। और बताओ कि अभी किसने अमेरिका के लिए क्विक रेस्पॉन्स फाइटिंग व्हीकल बनाया? तो आंसर होगा टाटा ने। और वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल है। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, पिंगली वेंकैया पर डाक टिकट ये किस दिन जारी किया गया? तो आंसर होगा 2 अगस्त को। आपको पता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर कौन थे? यही थे, पिंगली वेंकैया। इनका जन्मदिन होता है 2 अगस्त को। और उसी दिन इनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। कब हुआ था इनका जन्म? 2 अगस्त 1876 को। इस बार इनकी 146 नंबर की जयंती है। कहां पे हुआ था इनका जन्म? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और तिरंगे से एक डे आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। कब? 22 जुलाई को। अच्छा, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है, जिसे आप कहते हो अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और हर घर तिरंगा अभियान 13 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में क्या करना है? घरों से तिरंगा फहराना है। क्या उद्देश्य है? देशभक्ति की भावना जगाना।
और याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्र ध्वज। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रतिभा रे। तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, 2007 में पद्मश्री मिल चुका है और 2022 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आपको याद होगा 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और अगर आपको याद हो तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम याद होगा आपको। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1913 में गीतांजलि के लिए। और इन्हीं से एक प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था कि इन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड सम्मान दिया था कब? 1915 में। पर 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ये प्रश्न आपके अभी एग्जाम में आया था। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको बताता हूं, वो आप ध्यान रखना कि आप जानते हो ना भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। वहीं जिनके जन्मदिन को यानी कि 13 फरवरी को आप लोग नेशनल वुमेन डे के रूप में मनाते हो। उन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसर ए हिंद का खिताब वापस कर दिया था। चलो आप तो ये बताओ, अभी यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तनुजा नेसारी को। भारतीय वास्तुकार हैं बीवी दोषी। अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। और आरजे उमर निसार, ये जम्मू कश्मीर से हैं। यूनिसेफ ने प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार यानी कि इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में भारत ने 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया। तो अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो आंसर होगा 64। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत में 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, तो फिर टोटल हो गई थी 54। और अब हम पढ़ रहे हैं अगस्त में कि 10 और जुड़ गई हैं, तो अब टोटल कितनी हो गई है? 64 हो गई है। और इन 10 में से 6 तो तमिलनाडु से है, एक गोवा से, एक कर्नाटक से, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा से। रामसर स्थल की बात करें, ये एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया। इस कन्वेंशन को आर्द्र भूमि कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इस कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में ये लागू हुआ। अच्छा, भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। और रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि के नेटवर्क को बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सिटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, और ये पहली कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को, जिसका रूट है दिल्ली से वाराणसी। याद रखना, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, भारत की दूसरी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, जिसकी स्पीड है 130 से लेके 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब टाटा स्टील इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कितना? 3000 करोड़ रुपए का। और ये 180 डिग्री पे रोटेट होने वाली सीटें बनाएगा। जैसे कि आपने कार के आगे वाली सीट देखी ना, पूरी 180 डिग्री पे फ्लैट हो जाती है, जिसपे आप आराम से लेट जाते हो बेड की तरह। और कितनी ट्रेनों में बनाएगा? सभी में नहीं बनाएगा, 22 ट्रेनों में बनाएगा स्टार्टिंग में। हर ट्रेन में 16 कोच होंगे, उनके लिए बनाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी जो टाटा स्काई था उसका नाम बदल के क्या कर दिया? टाटा प्ले कर दिया गया। और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बना रहा है टाटा प्रोजेक्ट। अभी टाटा प्रोजेक्ट के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? विनायक पाई बने थे। वैसे आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है 2022 और 2023 के लिए? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। और रतन टाटा जी को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं असम वैभव। अच्छा, वैसे अभी रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया? गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अश्विनी वैष्णव तो है ही सही हमारे रेल मंत्री। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने थे? विनय कुमार त्रिपाठी। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने थे विनय कुमार सक्सेना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य में आदिपुरम त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अंदल जयंती, ये देवी अंदल को समर्पित है।
और ऐसा माना जाता है कि देवी अंदल धन की देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो ये जो जयंती है या जो त्यौहार है ये देवी अंतल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये तमिल माह आदि में मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे आदिपुरम भी कहा जाता है और इसे आदिपुरम की पहली तारीख यानी कि 1 अगस्त 2022 को मनाया गया। ये आदिपुरम देवी शक्ति को भी समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी शक्ति धरती पर आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। अच्छा चलो, आप इस बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तमिलनाडु में और कौन कौन से त्यौहार हम लोगों ने पढ़े हैं। अभी आपको याद होगा मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु ही बना है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उंगलिल ओरुवन उनकी बायोग्राफी का नाम है। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का 2 साल का कार्यकाल भी अभी इसी दिसंबर को पूरा होने वाला है। और याद रखना, भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस बैठक में टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से बढ़ते खतरों पर चर्चा की जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे ओजाले। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताओ अब कि अगस्त 2022 में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कंबोडिया में। ये बात है 4 अगस्त 2022 की। आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कंबोडिया में किया गया। इसमें भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने हिस्सा लिया। ये प्रश्न इस लिहाजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में आप ये जानोगे कि आसियान की 2022 में अध्यक्षता किस देश के पास है। तो अब तो आपको पता लग गया, कंबोडिया के पास है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं आसियान की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 10 मेंबर कंट्रीज हैं। एक और अच्छा प्रश्न बन गया, क्या भारत इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं। अब वो 10 मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब देखो 2022 में आसियान की अध्यक्षता आपने कहा कंबोडिया के पास है। अगले साल किसके पास होगी या पिछले साल किसके पास थी, ये पता लगाना बड़ा आसान है। तो इसको हमने जो मेंबर कंट्रीज हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमा रखा है और इसी सीक्वेंस में अध्यक्षता मिलती है। जैसे इस साल कंबोडिया के पास है, अगले साल इंडोनेशिया के पास होगी, फिर लाओस के पास होगी, फिर मलेशिया। पिछले साल किसके पास थी? तो ब्रुनई के पास थी। जिस तरह से ब्रिक्स देशों में आप नहीं पढ़ते हो क्या, जैसे कि पिछले साल 13वीं बैठक इंडिया के पास थी, इस साल 14वीं बैठक चाइना में होगी और अगले साल साउथ अफ्रीका में होगी, फिर ब्राजील में होगी, फिर रशिया में होगी, फिर इंडिया। ऐसे चलता रहता है ना, उसमें भी ऐसे ही चलेगा। तो अभी आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, कंबोडिया में अंकुर वाट का मंदिर भी आपको मिलेगा, भगवान विष्णु को समर्पित है वो। कंबोडिया की कैपिटल क्या होती है? फ्नोम पेन। आप जानते हो अभी कंबोडिया आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेंबर भी बना है। वैसे 3 देश बने थे, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। अभी कंबोडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली भी तो मिली है। ये एक स्टिंगरे मछली है, मेकोंग नदी में मिली है। देखो नदी भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यूज में है स्टैटिक बनाना एग्जामिनर को कैसे ही बना सकता है। मेकोंग नदी कहां पर है? कंबोडिया। बात करें 2022 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसके पास है? उज्बेकिस्तान के पास है। अभी इसका 9th नंबर का मेंबर बना था कौन? ईरान। और G20 की अध्यक्षता इस बार तो इंडोनेशिया के पास है, अगले बार हमारे पास होगी। और G7 की अध्यक्षता 2022 में जर्मनी के पास है। तो ये सारे ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, LS कॉलेज, यानी कि लंगट सिंह कॉलेज। और आप जानते हो यूनेस्को की कई तरह की लिस्ट होती है, जैसे कि इंटेंजिबल साइट्स यानी कि अमूर्त धरोहरों की सूची, टेंजिबल लिस्ट यानी कि मूर्त धरोहरों की सूची, सिटीज यानी कि शहरों की लिस्ट। इस प्रकार से कई अलग अलग लिस्टें होती है इसकी। उसमें एक लिस्ट है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी इन डेंजर, लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनमें से वो लैब जो खतरे के निशान पर है। क्यों? क्योंकि उनको एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, तो उन सभी लैब्स को रखा जाता है इस लिस्ट में।
तो अब इंडिया के बिहार के इस लैब को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आपको बताऊं, इस लैब को 1916 में कॉलेज के जो उस समय के प्रोफेसर थे रोमेश चंद्र, उन्होंने बनवाया था। और अब देखो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, 100 साल से ऊपर हो गए। अब होगा क्या? एक्चुअली में यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल होने के बाद राज्य सरकार को इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। देखो, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 को, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड है औद्रे उजाले। अच्छा, भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं? 40 हैं। 40वें नंबर की कौन सी थी? धोलावीरा थी, जो गुजरात की है, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। और अमूर्त धरोहरें ये 14 हैं। 14वीं बनी थी दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अच्छा, एक प्रश्न यहां से अच्छा बनता है बिहार से, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला, ये बिहार में है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं और स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे।